अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर, सत्तार खान साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर, नया दौर मीडिया नेटवर्क। खान साहब, हम और हमारा मीडिया बार बार ये कह रहा है कि ईरान बहुत ताबड़तोड़ हमले इसराइल पे कर रहा है, और नो डाउट के तल अवीव पे और यरूशलेम में जो जिस तरह से अटैक हुए हैं ईरान की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है कि उनके सारी शील्ड्स और जो उनकी रुकावटें थीं या जो उनका डिफेंस सिस्टम था उसको फलांगते हुए इनके मिसाइल गए और बड़े पैमाने पे तबाही मची। लेकिन जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो हमारे सामने है, जो ईरान में जिस तरह से बॉम्बिंग हो रही है, जिस तरह से मिसाइल गिर रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ये 4 हफ्ते जंग जारी रह सकती है। इसराइल और अमेरिका का प्लान ये है कि जो उनका डिफेंस का पूरा इंजन है ना ईरान का, उसको वो तबाह करना चाहते हैं, और इतने बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। आज भी सारा दिन होते रहे, रात से जारी हैं। यानी अगर इसराइल का समझें 1% नुकसान होता है, तो वो जो जवाबी हमला आता है वो ईरान का 50%, 100% तक वो नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये जंग इसी तरह जारी रहती है तो ये अल्टीमेटली ईरान के लिए बहुत एक समझ लें कि एक बहुत नुकसानदेह मामला होगा आने वाले दिनों में, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ईरान का अपने जो रीजन में मशरक़ वस्ता में जो दूसरे मुल्क हैं उनके साथ भी मामलात इस तरह के हो गए हैं कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पाकिस्तान को बीच में आना पड़ा। आज इसहाक डार साहब ने सेनेट में ख़िताब करते हुए कहा कि ईरान और सऊदी अरब में ये जो हालिया दिनों में ये जो मिसाइल दागे गए हैं ईरान की तरफ से सऊदी अरब में, तो पाकिस्तान ने बीच में नेगोशिएट किया। ईरान ने कहा कि हम आइंदा हमला तब नहीं करेंगे अगर उनकी ज़मीन इस्तेमाल ना हो, तो सऊदी अरब ने गारंटी दी कि हमारी तरफ से यहाँ से अमरीकी अटैक नहीं करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान का रोल एक उभर के सामने आ रहा है। कल से जो खबरें हैं, जो परसों जिस तरीके से पाकिस्तान में साइबर अटैक किया गया, अगरचे पाकिस्तान ने जवाबी हमला इंडिया पे किया, लेकिन ये साइबर अटैक तो इसराइल से हुए। और हमारे जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं जनाब आसम मुनीर साहब, उन्होंने एक मैसेज भी दिया है इसराइल को कि आप संभल के पाकिस्तान की तरफ इस तरह से मत देखना कि फिर आपको पछताना पड़े। तो पाकिस्तान भी इस सारी ये जो जंग है उसके अंदर एक तरह से एक रोल बनता हुआ पाकिस्तान का नज़र आ रहा है। आपको क्या, आप इस सारे मंजरनामे को कैसे देखते हैं? इसमें एक बात है कि जो ईरान कर रहा है ना, पहले ये बात समझ लें कि ईरान के पास असला कितना और असला कौन सा, जिसे मिसाइल कहते हैं, ड्रोन कहते हैं ना। तो मिसाइल और ड्रोन की कितनी तादाद है, स्टोर कितना है, स्टॉक कितना पड़ा हुआ। क्योंकि वो जहाँ जहाँ मिसाइल और ड्रोन मार रहा है ना, वो टारगेट पे 1-आधा% पहुँचता, बाकी इंटरसेप्ट हो जाते हैं। वो खलीजी ममालिक में जितने भी जगह पे किया ना उन्होंने, तो सिर्फ 1% अपने टारगेट पे पहुँचा। और मिसाइल उन्होंने समझो 1000 मारे हैं, तो 4 मिसाइल जो है ना वो टारगेट पे लगे। अब 1000 मिसाइल तो चलाए हैं ना, अब कितना पड़े होंगे यही मिसाइल और यही ड्रोन है जिसकी बुनियाद पर ईरान मुकाबला कर सकता है। और एक अगर इत्तला थी इस तरह की, जो आपने सवाल किया ना कि कितना उनके पास ज़ख़ीरा है। एक इत्तला थी, उनका ख्याल था कि अगर 6 महीने तक भी जंग लगती है ना, तो उनके पास ये जो नहीं, मिसाइल नहीं और नहीं, ये ये असला मौजूद है। जिसे कहते हैं ना कि जिसको रिलायबल सोर्सेज कहा जाता है, जिस पे आप एतबार करते हैं, उसमें यही था जो मैंने कहा था कि जो पहली इनकी जंग हो रही थी इसराइल की और ईरान की, तो उसमें जो एक चीज़ जो मेरी नज़र में आई, जिसको मैंने बड़ा कुरेदा था, वो यही था कि वो हमला जो ईरान करता था वो मिसाइल और ड्रोन। मिसाइल वो जिनकी रेंज है इसराइल तक पहुंचने की, वो फेंकता था। तो जो उनका इंटरसेप्टर होता था, जिसमें बताया था कि वो आयरन ड्रोम था, डेविड स्लिंग था, एरो था और पैट्रियट था, ये इंटरसेप्ट कर देते थे उनको, यानी कि उनको टारगेट तक नहीं पहुंचने देते थे। अब सूरत हाल ये हुई थी कि उस वक्त में जब जंग ख़त्म हो गई थी, तो उस सूरत हाल में
ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन की तादाद बहुत कम रह गई थी, और इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर थे उनकी तादाद भी कम रह गई थी। अब इजराइल तो असला ले सकता है, उसकी अपनी कंपनियां भी हैं जो असला बनाती हैं, और उनकी 7 ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले कुछ सालों में 22,000 अरब रुपए के वो असला बेच चुकी हैं। बहरहाल ईरान का वो नहीं ट्रैक रिकॉर्ड, और हमारा पाकिस्तान का वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, लेकिन जो मिसाइल साजी है ना, मिसाइल बनाना और ड्रोन्स बनाना, उसमें ईरान की एक एक्सपर्टी है जो दुनिया ने, क्योंकि ये सारे ईरानियन मेड के सारे मिसाइल चला रहे हैं वो ना, तो ईरान ने अपने लिए इतना सा ज़ख़ीरा तो रखा हुआ है कि अगर कुछ जंग होगी तो नहीं, उसको कैसे लड़ना। नहीं, देखें आप, अगर 2 दिन में 3 दिन में 1,000 मिसाइल चलाते हैं, आगे 4 महीने 5 महीने 6 महीने का टारगेट रखें, तो कितने मिसाइल होने चाहिए? अव्वल तो इतना स्टोरेज कैपेसिटी दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है कि जिन्होंने स्टोर किया हो इतनी तादाद में मिसाइल की। और ये होता है कि एक होता है कि डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट, और रडार पे आ चुका हुआ है, जहाँ से रॉकेट लॉन्चर चलना है वहाँ पे आ चुका हुआ है। एक होता है स्टोर में पड़ा हुआ है, जिसने डिप्लॉय होना होता है, जिसने ऑपरेशनल होना होता है। अब वो डिप्लॉयमेंट का, जहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुई है, तैयार हैं कि जब आप चाहेंगे आप मिसाइल मार सकते हैं। अगर तो वो स्टोर में पड़ा हुआ है, उसने आके डिप्लॉय होना है, ऑपरेशनल होना है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज होती है। और अगर उससे पहले कोई स्ट्राइक वहाँ पे कर जाए तो आपके तो वो चले बगैर ही मिसाइल और ड्रोन तबाह हो गए ना। ये एक पॉइंट था। अब आपने बताया कि मिसाइल ईरानी मेड इन ईरान, मेड बाय ईरान, तो ये मिसाइल वो हैं जो आने वाले वक्तों में एक और मसला खड़ा कर देंगे, क्योंकि यूक्रेन पे जो रूस ने मिसाइल दागे थे ना, वो ईरानी मिसाइल थे। यूक्रेन में रूस जो मिसाइल मारता रहा है उसमें ईरानी मिसाइल भी थे। अब ये बात बाद में निकलेगी कि क्या ईरान सप्लाई कर रहा था रूस को, और क्या ईरान को नहीं पता था कि रूस ये मिसाइल जो मैं रूस को सप्लाई कर रहा हूँ ये अल्टीमेटली यूक्रेन पे चला देगा, क्योंकि रूस की लड़ाई तो यूक्रेन के साथ है। वो तो नहीं करेगा। ये ज़रूर होगा कि ईरान के जहन में होगा कि इसकी लड़ाई रूस लड़ रहा है, बाकायदा जंग इसकी चल रही है यूक्रेन के साथ, तो कहीं ये यूक्रेन पे ना इस्तेमाल कर दे, क्योंकि अगर ये यूक्रेन पे इस्तेमाल करेगा तो हमारे लिए कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा दुनिया में। ये एक प्रॉब्लम बन सकती है ईरान के लिए आने वाले वक्तों में। क्या अब इससे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम बन सकती है? उनके ऊपर सुबह दोपहर शाम अटैक हो रहे हैं यार, वो उनके। अटैक कर रहा है, वो अमेरिका कर रहा है, इसराइल कर रहा है, यूक्रेन तो नहीं ना कर रहा। नहीं तो यूक्रेन का क्या रोल है वहाँ मशरिक़ वस्ता यूक्रेन की ने सियासत में? सपोर्ट का ऐलान किया है ईरान के लिए। हाँ, तो फिर क्या उनकी सपोर्ट या ना सपोर्ट होने का क्या फ़ायदा यार, आप नुकसान है? मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे मिसाइल आप पे चल रहे हैं। बात यार समझ रहे वो हैं? तो चल गया ना जब चलने थे। आज की बात करें ना, यार, मौजूदा। आज की बात है। क्या वो ईरान रूस को कहेगा कि आइंदा नहीं चलाने तुमने? ऐसी बात तो मैंने अभी तक नहीं सुनी। नहीं, पता नहीं रूस के पास वो मिसाइल और हैं भी कि नहीं, ये हम अपने देखना क्याफे था, पे रूस के पास नहीं है तो ईरान के पास कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब? ईरान ने तो बनाए हैं। रूस नहीं, ईरान यानी ये आप कह रहे हैं कि अगर किसी के जो पास है वो ईरान बेचारा इतना सा मुल्क है। रूस जो है ना असला साजी में वो ईरान से बहुत आगे है। नहीं, तो फिर वो उसको वो टॉप ईरानी 100 जो असला साज हम फैक्ट्री हैं एक और उसमें आती हैं। हम एक और बहस की तरफ चले जाएंगे। अगर वो इतना बड़ा असला साज है तो उसको ईरानी मिसाइलों की ज़रूरत क्या भाई पड़ी? बात ये है कि अमेरिका अगर असला लेता है किसी मुल्क से, सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो अमेरिका की अपनी है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा असला होता है जो समझता है कि ये मुल्क बेहतर बनाता है। हाँ हाँ, यही होगा कि लेकिन रूस वो को तो पता होगा कि मिसाइल इसका अच्छा है। हजूर, वो तो कोई पास्ट ट्रांजिशन होगी ना। हम आज की जंग की बात कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान की सर्वाइवल जो है, क्योंकि कोई मुल्क खुल के ईरान के साथ खड़ा नहीं है इस जंग में, कोई भी नहीं खड़ा। अगर आप देखें तो चीन और रूस भी पीछे से सफारती बयानात ही दे रहे हैं ना। चीन ने आज कहा जी कि ताकत का इतना बड़ा इस्तेमाल जो है भाईजान काबिल सज्जाद बर्दाश्त साहब, नहीं ईरान है। के साथ सिर्फ वो मुल्क मिल सकता है जो ईरान की तरह का होगा। ईरान खड़ा रहता है पिछले 46 साल से, तो कल्ला ईरान खड़ा है। पिछले 46 साल में केड़ा मुल्क है सी जिहड़ा ईरान के साथ खड़ा हुआ? एम्बार्गो लगी,
इराक ने हमला कर दिया है ईरान पे, 8 साल हमला जारी रहा। उसके बाद क्या इंडिविजुअल्स पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगी, ओवरसीज एसेट ईरान के फ्रीज कर दिए गए। मुझे बताएं ये 46 साल में केड़ा मुल्क सी जड़ा के ईरान के साथ खड़ा हो गया? ईरान की तरह का और कोई कौम नहीं गई इस वक्त दुनिया में। नहीं, लेकिन फिर उनकी सर्वाइवल काफ़ी मतलब सवाल है यार वो यही सर्वाइवल का। करते हैं, वो कहता है मरने के लिए तैयार है। असल पॉइंट उनका नहीं आप नोट कर रहे अभी तक। वो कहते हैं कि जी असला हो या ना हो हम लड़ते रहेंगे, हम नहते भी लड़ेंगे। इस तरह की कौम और दुनिया में नहीं है। अब बात करें, हाँ। एक कौम सामने खड़ी हो जाती कि यार ठीक है साढ़े को असला नहीं है, हमारे पास असला ख़त्म हो गया, आओ भाई केड़ा जहाज है, केड़ा बैरी बेड़ा है। फिर मारने वाले को भी ख्याल होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, ये वाली चीज़ जो है ना अमेरिकियों की या इज़राइल की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। देखें, इज़राइल की अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ तो कोई नहीं है, एक पतली सी पट्टी है, छोटा सा मुल्क है। और अमेरिका में भी जब कोई जंग जो होती है, जब उनके ज़्यादा फ़ौजी मरते हैं किसी जगह पे, तो अमेरिका के अंदर एक सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है कि वो अपने लोगों की कैजुअलिटी बर्दाश्त नहीं करते। ये अमेरिका और इजराइल की कमज़ोरी है, लेकिन ईरान की जो स्ट्रेंथ है कि वो मरने के लिए तैयार रहते हैं। आपने बात की, एक मेरी बात सुने। अमेरिका का बैरी बेड़ा चलता है, कितने बैरी बेड़े चलते हैं, कितने फ़ौजी अड्डे हैं खलीजी ममालिक में, कितने हैं मुझे तो पता भी नहीं कितने हैं। वो चलते हैं, उनकी रेंज में है अपना ईरान। क्या ईरान की रेंज में अमेरिका है? अगर ईरान की रेंज में अमेरिका होता इस तरह, तो क्या जो अमेरिकी रहने वाले हैं वो इस तरह खड़े हो सकते थे? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इस वक्त भी अमेरिका ने तमाम मशरक़ वस्ता में अपने लोगों से कहा है कि वो फ़ौरन इलाका छोड़ के बाहर यार चीन ने अपने चीनियों को कहा, 3000 चीनियों को कहा है कि फ़ौरन से पहले तेहरान ईरान जहाँ भी रहते हैं छोड़ दो। नहीं, वो तो खैर एक अलग फ्रीक है ना। अमेरिका जो बराह रास्त उसकी टक्कर पे है, उसने अपने मुल्क के लोगों को कहा है, उसने कहा जी कि कुवैत से निकलें, दुबई से निकलें, यार वो तो सऊदी अरब से निकलें। अमेरिका पार्टी है, उसने तो कहना ही अपने बंदों को। चीन तो पार्टी नहीं ना, चीन इज़ नॉट पार्टी। चीन का ये होगा कि अमेरिका भी चीनियों को ढूंढ के मारेगा? नहीं, उसका टारगेट चीनी है नहीं। या ईरानी चीनियों को मारेंगे? नहीं, वो भी नहीं है। नहीं, वो अपनी सेफ्टी के लिए। चीन ने बहरहाल ही सेफ्टी होता है, रूस ने भी कहा, यार चीन ने भी जब कहा, आपके पास हमने भी कहा। जब यहाँ पे हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती थी ना, तो दुनिया के सारे मुल्क एडवाइजरी जारी करते थे अपने शहरियों को कि पाकिस्तान में न जाए। हर कोई चाहता है कि उनके शहरी जो हैं वो निशाना ना बने। कश्मीर में कई दफ़ा हुआ। हाँ, एडवाइजरी जारी हुई है कि इन दिनों में आपने मकबूजा कश्मीर में सियाहत के लिए नहीं जाना। हर मुल्क जारी करता है जिन जिन के सियाह जा रहे होते हैं। तो अब जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है इस जंग का अमूमी एक अगर हम नक्शा देखें, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अगर ईरान ज़्यादा से ज़्यादा इज़राइलियों को या अमरीकियों को किसी जगह पे टारगेट करने में कामयाब होता है, तो ये उनकी वीकनेस है, इज़राइल की भी और अमेरिका की भी। और दूसरी तरफ आपके बकौल, और ये बात सच भी है कि ईरान के ऊपर जितनी बॉम्बिंग हो रही है, जितने मिसाइल गिर रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, वो मरने के लिए तैयार हैं। वो जानते हैं कि इसकी क्या कीमत है। लेकिन सत्तार खान साहब, इस जंग के बाद मैं समझता हूँ कि ना तो ये मशरक़ वस्ता मौजूदा जो है ये इसी तरह रहेगा, ना ईरान की आने वाली जो शक्ल है वो। बाज़ लोग ये कहते हैं ना कि रजीम चेंज पॉसिबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर 4 हफ्ते की जंग जारी रही और जिस तरीके से प्रिसाइजली वो इनको अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने खामनेई साहब और उनकी पूरी कैबिनेट जो साथ बैठी हुई थी और उनकी पूरी फैमिली जो है, जिस तरह से उन्होंने उनको निशाना बनाया, वो आने वाले दिनों में पासदारान इनकलाब के जो लीडर हैं या जो सेकंड टियर के लोग हैं उनको भी निशाना बनाएंगे। तो आने वाला जो ईरान का नक्शा क्या होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ज़हन में रखें आप, जो पुराने लोग होते हैं ना, उनको कुछ अरसा हो चुका होता है कोई पोजीशन संभाले। जो नए लोग आते हैं ना, नए लोगों से आप उस तरह की उम्मीद ना करें, क्योंकि नए लोगों ने अभी पोजीशन संभालनी होती है, अभी उन हालात से गुजरना होता है उस पोजीशन पे रहते हुए। मेरे पास कोई पोजीशन ही ना है। जब मुझे पोजीशन मिलेगी तो मैंने पोजीशन में रह के फिर होना है, मैंने यूज टू होना है कि मैंने एक्चुअली करना क्या है। अब एक बंदा है जो स्टैंस ले रहा है,
ख़ामेनी स्टैंस ले रहा है, आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी के बाद ख़ामेनी स्टैंस ले रहा है। उसके लिए स्टैंस लेना रूटीन बन गया था, वो हर लम्हे कहता था आइयो भी मैदान में। अब जो रिप्लेसमेंट होगी, नई नई जगह पर जो जो बंदे मारे गए हैं उनकी जगह पे जो भी आएगा, ये एक ईरान के लिए एक सवालिया निशान होगा। लेकिन जंग के दौरान ये होता है, जब भी एक आपका कमांडर या एक आपका फ्रंट पे जो जनरल है, अगर उसको निशाना बनाया जाए और वो मौजूद ना हो, तो चूंकि जंग हो रही होती है और पूरी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व होती है, रहबर ने तो ऊपर से कहना होता है ना, जो देखो नीचे वाली जो मशीनरी होती है वो तो तैयार होती है लड़ने के लिए। देखो, मैं सबऑर्डिनेट पोजीशन में हूँ, मैं सुपरवाइजिंग पोजीशन में नहीं हूँ। जो सुपरवाइजिंग पोजीशन में होता है उसको अपनी सुपरवाइजिंग पोजीशन को निभाते हुए एक अरसा गुजर चुका होता है। मैं सबऑर्डिनेशन में हूँ, मुझे ये है कि वो जिस तरह से हुक्म मिलेगा तुमने ये करना, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब अगर मैं सुपरवाइजरी पोजीशन में चला जाऊँ, सुपरवाइजरी पोजीशन का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। सुपरवाइजरी पोजीशन और सबऑर्डिनेट, इसमें फ़र्क ये होता है। हाँ, लेकिन वो उसके अंदर ग्रेजुअली होता है ना अमन का हालत, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लहरें होती हैं। मतलब जो पॉलिसी मेकिंग में सिर्फ एक बंदा नहीं होता, 10 बंदे होते हैं। मेरी बात सुने, हालत अमन में होता तो और बात थी, ये हालत जंग में। और हालत जंग में क्या, हमें तो अभी तक ये नहीं पता कि जो डिसीजन मेकर्स हैं ईरान में वो कितने लॉयल हैं, कितने लॉयल नहीं हैं। ये एक नई डिबेट है जिसने जन्म लेना आने वाले दिनों में, कि ख़ामेनी अपनी बीवी, अपनी नवासी के साथ मारा जाता है, और अपनी तरफ से क्या मतलब है आपका, वो एहतियात नहीं कर रहे होंगे, टू दी लास्ट एक्सटेंट उन्होंने एहतियात की होगी। फिर ये क्या हुआ, ये बाहर से भी सोफिस्टिकेशन थी और इनसाइड भी थी। बाहर की सोफिस्टिकेशन में तो अमेरिका और इजराइल के साथ तो हम नहीं बीट कर सकते, उनकी इतनी सोफिस्टिकेशन है। वो वेनेजुएला में जाकर उसका सदर और उसकी बेगम को ख्वाबगाह से उठा लाते हैं यार। यहाँ उन्होंने क्या किया, एक्यूरेसी के साथ मारा उन्होंने। यानी उधर एक पूरा खानदान उन्होंने उठा लिया, अगवा कर लिया, इधर एक पूरा खानदान उन्होंने मार दिया एक्यूरेसी और पे ये अगर देखा जाए तो ये एग्जैक्टली वेनेजुएला पार्ट 2 ही हुआ है एक तरह से। उधर ये था कि वेनेजुएला और ईरान में फ़र्क भला क्या है। वो वेनेजुएला का जो सदर था, वो वाकई मैंने पढ़ा हुआ है यार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मुनशियात के धंधे में था, कहीं ना कहीं उसकी सुपरविजन थी। ईरान का मामला तो ये नहीं था ना। तो दोनों में फ़र्क ये है, उन्होंने चोर नूं चुक्या ते बड़े बंदे नूं मारिया। अगर यह बड़ा बंदा ना होता, ये भी चोर होता, तो इसको भी उठाते हो। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट चैप्टर आगे जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरीके से चीज़ें शक्ल इख्तियार कर रही हैं, ये बड़े ही एक अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। और फिर ये वो आग है जो कि आग जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के पड़ोस में है, इसके कुछ शोले हमारे अंदर भी आ रहे हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा, एन इस वक्त में जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पे हमला किया, उससे 2, 3, 4 दिन पहले हम अफ़गान तालिबान के साथ इंगेज हो चुके थे। हमारी अपनी लड़ाई चल रही है, किन के साथ चल रही है? अमेरिका की ईरान के साथ चल रही है। ईरान तालिबान नहीं है और तालिबान ईरानी नहीं है। हमें तो ये है कि हमारा वास्ता उनके साथ पड़ा हुआ है जो घुस के मारते हैं। ईरान तो लड़ता है ना कि चलो भी अपना जहाज उड़ाओ, साढ़े को ਜਿਹੜੇ भी 2-4 टुटे भजे ਅਸੀਂ अपना जहाज उड़ावांगे, चलो जी तुसी मिसाइल सुटो, ਅਸੀਂ मिसाइल सुटांगे, आमने सामने ਅਸੀਂ लड़ांगे। इधर पाकिस्तान का तालिबान के साथ आमने सामने नहीं गा, हमें उनको ढूंढ के मारना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उनके पीछे इंडिया भी है, और अब इजराइल ने भी कह दिया कि क्यों ना हो। इंडिया को बार बार कह रहे हैं कि जो मई की जंग में जो फेंटी पड़ी थी पाकिस्तान के हाथ से इंडिया को जंग में, और नरेंद्र मोदी वो दुख नहीं निकाल सका अभी तक, वो इतना बुरी तरीके से। लेकिन अब अफसोसनाक बात है कि इजराइल भी साथ है। इजराइल को पता है कि इनके पास एटम बम है। हमारी तरफ बढ़ते हुए इजराइल 245 दफ़ा सोचेगा। अब अगर ईरान के पास एटम बम होता, मुझे बताएं, इस तरह आते वो मुमकिन नहीं था। इसीलिए हमारे आर्मी चीफ और CDF ने कहा है इजराइल को कि होश के नाखून लें। इस तरीके से इस रीजन में मई की जंग जो इंडिया पाकिस्तान की हुई है ना, ये पूरी दुनिया को पता चल गया कि दौड़ा लुआ देंगे। अगर मई की जंग ना हुई होती, फिर ज़रा थोड़ा सा ये सोचने पे मजबूर होते कि चलो यार देखते हैं
की कर लेंगे सारा। हाँ, लेकिन मई की जंग ने तो एक चूंकि कन्वेंशनल जंग थी तो उसमें तो हमने इंडिया को चौपट कर दिया, लेकिन अब ये जो जंग शुरू कर रहे हैं ना वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए, तालिबान के ज़रिए जो सबोटाइजेस करते हैं, जो आके अटैक करते हैं, पीछे इंडिया भी है पीछे, ये पाकिस्तान के लिए एक ज़्यादा बड़ा इम्तहान होगा यार आने अगर वाले दिनों हम में। इस इम्तिहान से सुरखरू होके गुजर जाते हैं फिर क्या हाल होगा इंडिया का, हाँ फिर क्या हाँ, हाल होगा नहीं वो नरेंद्र मोदी सुरखरू का। होके तो हमने गुजरना ही है, लेकिन ये काम ज़रा तो थोड़ा सा यार मुश्किल काम है। में एक और बात है बताऊं, एक और हमने अपने आप को इम्तिहान में डाल देना। अगर हमने मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर दिया इन तालिबान का, तो ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि 2001 से 2021 तक अमेरिका वहाँ पे था, अमेरिकी फौजी वो नहीं कर सके तो हमने कर दिया है। इत्तेहादी फोर्सेस थे, इंटरनेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस थी, नेटो था, वो नहीं कर सके, कल्ला पाकिस्तान कर गया। हाँ, और ये भी है एक बात कि जहाँ इजराइल या इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो सारी दुनिया जिन्होंने तालिबान को एक्सेप्ट ही नहीं किया, नहीं वो हमारी तरफ वो ये चाहते हैं कि इनका कम से कम हाँ, कला कमा हो। कला और मेरा ख्याल है कि रूस और चीन भी इसमें हमारा साथ देंगे। पूरी तरह। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।